नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोवल, रॉ आईबी के टॉप अफसर मौजूद थे। यह बैठक कल हुए नगरोटा एनकाउंटर पर हुई। पूरी मीटिंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के नाम पर हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद को सार्वजनिक तौर पर जिम्मेदार ठहराया। यकीन मानिए, बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही झटका पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा, जैश के आतंकी सरगना मसूद अजहर को भी लगा होगा। 19 दिसंबर को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का अफगानिस्तान दौरे पर जाना। ठीक उसी दिन जनरल बाजवा का अमेरिकी अधिकारी से मीटिंग करना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान में जारी अमन अमल पर भी बातचीत की गई। एंजेला एगिलर ने कहा कि खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। उसके थोड़ी देर बाद हाफिज सईद को दिखाने के लिए 10 साल की सजा सुनाना और मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला का पीओके में बार बार दिखना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सारी कड़ियां पाकिस्तान की सबसे खतरनाक साजिश का पहला फेज है। पूरी प्लानिंग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 2 ट्वीट से लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए बताया कैसे जैश भारत में बड़ा हमला करने वाला था। उनके पास से जो हथियार मिले हैं वो बताते हैं इन आतंकियों की साजिश कितनी डेंजरस थी। पीएम ने नगरोटा एनकाउंटर के लिए सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा भी किया। दिवाली के दिन ही पीएम मोदी ने आतंकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था, भारत अब घर में घुसकर मारता है। 19 नवंबर को जैसे आतंकी घुसे उन्हें मार दिया गया। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। आपने देश को सुरक्षित किया हुआ है। नगरोटा एनकाउंटर की पहली तस्वीर सुबह करीब 5 बजे आई थी और लगभग 8 बजे एनकाउंटर खत्म हुआ। लेकिन पाकिस्तान की साजिश इससे काफी पहले इस ट्रक से शुरू होती है। ट्रक का नंबर है JK01AL 1055। श्रीनगर का रजिस्टर्ड ट्रक है। ये वही ट्रक है जिसमें आतंक का सामान लदा हुआ था। इसी ट्रक के अंदर आतंकियों ने बंकर बनाया हुआ था और पूरी साजिश की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी ये ट्रक ही है। 12 साल पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था। इस बार भी आतंकियों ने 26 नवंबर तारीख चुनी। जैश के आतंकी बहुत बड़ा हमला करने वाले थे। इसका सबूत उनके पास से मिले हथियार हैं। 10 किलो RDX, 29 हैंड ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड, 11 AK-47, 3 पिस्टल, सैकड़ों राउंड बुलेट, दर्द कम करने की एंटीबायोटिक दवाइयां और चॉकलेट। 26/11 मुंबई हमले के वक्त भी आतंकियों के पास इतने ही हथियार थे, ऐसी दवाइयां थी, यानी मकसद भी बिल्कुल वैसा ही आतंक फैलाना था। तारीख भी वही चुनी थी, बस मुंबई की बजाय जगह इस बार कश्मीर थी। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री दफ्तर में सबसे पहले दोपहर 1 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, गृह सचिव, विदेश सचिव, आईबी और रॉ के खुफिया अधिकारी। साफ हो गया कि मीटिंग का मसला कुछ बड़ा है। हुआ भी ठीक वही। 26/11 की बरसी पर आतंकवादियों की एक कोशिश थी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए और इसके लिए ऑर्डर सीधे आया था पाकिस्तान के उनके आकाओं के मार्फत।
बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली। उस बैठक में पीएम को ये बताया गया कि किस प्रकार से इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि किस प्रकार से सुरक्षा के और ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। सांबा से नगरोटा की दूरी 50 किलोमीटर है और इस सफर को पूरा करने के लिए 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं, यानी लगभग रात के 3 से 4 बजे के बीच आतंकी सांबा से नगरोटा के लिए रवाना हुए होंगे। हालांकि उनको इस बात की जरा सी भी भनक नहीं होगी कि उनके मूवमेंट की खबर सुरक्षा एजेंसियों को लग चुकी थी और आतंकी जो फोन पर बातचीत कर रहे थे उनको बाकायदा इंटरसेप्ट किया जा रहा था। नगरोटा एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए, हथियार बरामद हुए, पाकिस्तान की साजिश के सबूत भी मिले। तो क्या पाकिस्तान के इस एक्शन का यही रिएक्शन था? बस ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पीएम मोदी के ट्वीट को एक बार फिर देखिए। पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद के इन्वॉल्व होने की खबर एनकाउंटर के बाद ही मिल गई। साजिश कितनी भयानक थी इसका अंदाजा भी लग गया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इंफॉर्मेशन नहीं, ऑर्डर दिया है। जैश ए मोहम्मद के खात्मे का वक्त आ गया है। जब तक सांप के फन को नहीं कुचला जाएगा तब तक ऐसे प्यादे सीमा पार करते आते रहेंगे और इनका खात्मा होता रहेगा। लेकिन ये आतंकवाद का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसके लिए आतंक को जड़ से मिटाना होगा। भारत की टॉप आतंकी लिस्ट में सबसे ऊपर मसूद अजहर का नाम है। 2001 में जैश ने लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर संसद पर हमला किया था। पठानकोट में आतंकी हमले के पीछे भी मसूद अजहर ही था। मसूद अजहर पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड है। मसूद कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया मदरसे का पढ़ा है और साल 2000 में उसने जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की स्थापना की। आतंकी मौलाना मसूद अजहर के निशाने पर कश्मीर है और भारतीय सेना के निशाने पर वो। मौलाना मसूद अजहर, मौलाना असगर रऊफ, मौलाना असगर कश्मीरी, ये जैश ए मोहम्मद के वो आतंकी हैं जिनकी हर एक गतिविधि पर इस समय सुरक्षा बलों की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कड़ी चेतावनी जैश ए मोहम्मद को है, यानी बिल्कुल साफ है, इनके मेन अड्डे से लेकर यानी बहावलपुर से लेकर बालाकोट तक हर एक टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड की पूरी जानकारी इस समय भारतीय सुरक्षा बलों के पास मौजूद है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का ये ट्वीट साफ तौर पर संकेत है कि अगर लॉन्च पैड और टेरर कैंप से आतंकी गतिविधि जैश ए मोहम्मद करने की कोशिश करता है तो जैश ए मोहम्मद के मेन सरगना मौलाना मसूद अजहर तक पहुंचना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। मसूद अजहर काफी वक्त से इंडियन फोर्सेस के टारगेट पर है। मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान का बहावलपुर शहर है। इस्लामाबाद से 617 किलोमीटर दूर बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर से आतंकवाद का साम्राज्य चला रहा है। बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है। जैसे ही इस शहर में कोई आता है तो सबसे पहले उसकी निगाहें एक सफेद मस्जिद पर जरूर जाती हैं। इस शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम जामिया सुभान अल्लाह है। यही मस्जिद जैश का मुख्यालय और मौलाना मसूद अजहर की मांद है। इस शहर की एंट्री से लेकर हर एक चप्पे पर पुलिस और आर्मी वाले नजर आएंगे। ये सब यहाँ पर मसूद की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के एजेंट 24 घंटे आतंकी मसूद अजहर की रक्षा करते हैं। जैश मुख्यालय और पाकिस्तान आर्मी के 31 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के बीच की दूरी मात्र 8 से 9 किलोमीटर है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर अपनी आतंक की दुकान चलाता है।
लेकिन आतंक का ये सरगना भी हिंदुस्तान से खौफ खाता है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना को खुद मसूद की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मसूद को रातों रात बहावलपुर से गायब किया गया। आईएसआई को जानकारी मिली थी कि भारत आतंकी मसूद पर हमला करने वाला है, जो सही भी हो सकता है, क्योंकि मसूद का खात्मा भारत की टॉप प्रायोरिटी है। इसका एहसास पाकिस्तान को भी है, तभी इमरान सरकार ने मौलाना मसूद को लापता घोषित कर दिया। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की कार्रवाई और भारतीय फोर्सेस से बचने के लिए पाकिस्तान नाटक कर रहा है, जबकि सच ये है कि बाजवा ब्रिगेड 3 ठिकानों में आतंकी सरगना को घुमा रही है। पहला बहावलपुर में कौसर कॉलोनी, दूसरा ठिकाना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पन्नू में मदरसा बिलाल हबशी, तीसरा पता खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत में मदरसा मस्जिद ए लुकमान। इमरान सरकार, पाकिस्तानी सेना, ISI और आतंकी संगठन, हर कोई आतंकी मौलाना मसूद अजहर को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन तीनों ठिकानों पर इंडियन एजेंसियों की नजर बनी हुई है। कब, कैसे और कहां मसूद का खात्मा करना है, इसका प्लान भी जरूर रेडी होगा। आतंकवाद को लेकर हिंदुस्तान की पॉलिसी एकदम क्लियर है, छेड़ोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। और अब मसूद अजहर के मरने की बारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, अब से ठीक 51 मिनट बाद गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा। 60 घंटे के लिए अहमदाबाद को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मास्क नहीं पहनने वालों के लिए अलग से जेल बनाई गई है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब 4 गुना ज्यादा का चालान कटने वाला है। इसके बावजूद 4 बड़े शहरों से जो तस्वीरें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली हैं। मैडम कितने लोग यहाँ पे आकर नहीं घूम रहे हैं, नहीं कोई अभी आ रहा है ना, पैदल चल के आ रहे हैं, सफोकेशन हो जाती है, दम घुट रहा है, क्या करें। आप पब्लिक प्लेस में हैं, अपना मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क तो लगाया है, बात कर रहे थे ना फोन पे, इसलिए मैंने अभी निकाल रखा है। दिल्ली में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। 8,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। एक दिन में 7,500 नए शिकार बन रहे हैं। वायरस हर घंटे 4 लोगों की जिंदगी छीन रहा है। दिल्ली में कोरोना किलर स्पीड पकड़ चुका है, फिर भी दिल्ली वालों के पास मास्क न लगाने के 1000 बहाने हैं। आपको पता है कि 2,000 का जुर्माना लग रहा है? सॉरी, गलती हो गई थी, नाश्ता कर रहे थे। अगर 2,000 का जुर्माना भरना पड़े तो आप भरेंगे? मास्क लगाने से किसी का दम घुटता है, कोई फोन पर बात करते समय मास्क उतार लेता है, कोई नाश्ता करने के बहाने मास्क नीचे कर लेता है, कोई जेब में मास्क रखकर ही समझ लेता है कि कोरोना डर कर भाग जाएगा। थोड़ा बोलने हमें थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा समझ नहीं पाता सामने वाला। और ऊपर से आपने उस वक्त नहीं लगाया जब आप ओखला मंडी में हैं। जब आए थे जब तो हमने लगाया था, जब अभी दुकानदारी समय पर उतार रखा अभी। आपको पता है कि 2,000 का जुर्माना हो चुका है? चला, आप नहीं लगाएगा, हटाएगा ना, आप लगा लिया। दिल्ली टू मुंबई, भोपाल टू अहमदाबाद, कोरोना का डेंजरस ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। वायरस के 3rd वेव को लेकर पूरा देश अलर्ट मोड में है। राज्य सरकारें एक्शन मोड में है। दिल्ली में मास्क न लगाने पर पहले के मुकाबले अब 4 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जा रहा है। पहले जहां 500 रुपए लगता था, वहां अब 2,000 रुपए का चालान कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली वालों के पास वाहनों की कमी नहीं है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क मास्क जेब में रखने की चीज है क्या? आपको पता है 2,000 का जुर्माना है? जी। सॉरी मैडम, गलती हो गई। सही से लगा, सही से। जी जी। आप इतनी भीड़ भाड़ में आप लोगों को डर नहीं लगता? 2,000 रुपए दिए बच्चे ने, 2,000 रुपए लेंगे पुलिस वाले कल इस चक्कर में। दिल्ली में हमने 4 जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का रियलिटी चेक किया। चांदनी चौक, ओखला मंडी, सरोजनी नगर मार्केट और करोल बाग मार्केट। इन जगहों पर इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा। यहां आकर ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों के लिए फेस्टिवल सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना स्पीड पकड़ रहा है, फिर भी बाजारों में भीड़ भाड़ है।
हालांकि ज्यादातर लोगों के पास मास्क है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं दिखता। मास्क लगाने में भी भारी लापरवाही साफ झलकती है। इस वक्त मैं चांदनी चौक के जो भागीरथी पैलेस है इस मार्केट में मौजूद हूँ। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अभी भी क्या है कि सरकार लगातार ये विचार कर रही है कि जो तमाम मार्केट्स हैं दिल्ली के उनको बंद किया जाएगा, क्योंकि जो मार्केट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक कोरोना का जो है वो सोर्स बन रहे हैं, कोरोना कैरियर बन रहे हैं। लोग यहाँ पर जब शॉपिंग करने के लिए पहुँचते हैं तो शायद वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते और उसके साथ ही मास्क पहने हुए नजर नहीं आते। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं और जहां देश भर में एक तरफ स्थिति सुधर रही है, वहीं राजधानी दिल्ली में अब स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। चालान की रकम 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का सरकारी ऑर्डर फील्ड में पुलिस वालों तक नहीं पहुंचा। इसीलिए शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने 500 रुपए के ही चालान काटे, लेकिन ये रकम देना भी लोगों को भारी लगने लगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की टीम चालान काटने लगी तो लोग पुलिस वालों से ही उलझते रहे। जबरदस्ती है, देख रहे हैं आप, ऐसे ही काम करने आए। नहीं कोई बात, हम चालान नहीं देंगे भैया। बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे क्यों दे 500 फ्री फंड के 500 दे दें। क्या आराम, कोई फ्री के पैसे नहीं हमारे पास। पैसे कौन मांग रहा है? मांग रहे हैं ना 500 रुपये। दीजिए पैसे नहीं दीजिए आप। हम देंगे नहीं चालान। आप मत दीजिए, आप आईडी दीजिए। हम पे फालतू पैसे, आप आईडी दीजिए। 3-4 महीने से सैलरी नहीं आई, हम पैसे नहीं देंगे। कोई बात नहीं, हम आपसे आईडी मांग रहे हैं, आपसे चालान नहीं, पैसे नहीं मांग रहे हैं। आप आईडी दीजिए। हम आपसे बिल्कुल पैसे नहीं मांग रहे। अरे यार बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप क्या हो क्या? आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या? बहुत चिल्ला क्यों रहे हैं? देखो ना बच्चे परेशान हो रहे हैं, जरा सी बच्ची है, तुम्हारी कुछ अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? चिल्लाओ मत। कौन सा? चिल्ला रहे हो? चिल्ला क्या कर रहे हो? आपसे हमने कुछ ऐसे कहा? चिल्लाए क्यों रहे हो? आपसे आईडी मांग। चिल्लाओ मत। आईडी मांगी आपसे। आपने आईडी मांगी ना, सिर्फ आईडी दीजिए। नहीं नहीं, हम देंगे नहीं, ना कोई आईडी दे रहे ना पैसे दे रहे हैं। ऐसा करो, गाड़ी नहीं चाहिए। देखिए मैम, चालान अरे रहन तो क्यों दे, ये फालतू पैसे हमारे पास हराम के पैसे नहीं है। चल बंद कर। नहीं नहीं अंदर बैठ। आप एक आईडी दे दीजिए। कोई आईडी नहीं दे रहा भैया, मैं आपको जो करना है कर लो, जाओ। करोलबाग मार्केट में दिल्ली पुलिस की टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर चालान काटे। इस सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करेंगे, कोई भी व्यक्ति विदाउट मास्क मार्केट में न घूमे, अन्यथा पुलिस आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। 500 रुपये का रहो भैया, कल से 2000 का होगा। नहीं चालान तो होगा सर। आईडी वगैरह अभी पुलिस क्या समझा रही है आपको आगे के लिए? पुलिस आगे के लिए समझा रही है कि और सोशल डिस्टेंसिंग को और थोड़ा सा गैप बना के चले। वैसे तो हम इस बात का पालन करते हैं, हम खुद, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से शॉप है हमारी, तो इस चीज़ का पालन कर रहे हैं हम शुरू से ही। लेकिन ठीक है, जैसा कह रहे हैं वैसे और फॉलो कर लेंगे इन बातों को। करोलबाग मार्केट में ही मास्क जेब में रखने पर इन भाई साहब का चालान हुआ तो वो पुलिस वालों को ही तेवर दिखाने लगे। अरे यार हमें क्या करना है यार, कुछ हो यार अपना करो, आपका चालान हो रहा है और क्या क्या होगा? हाँ तो क्या हो गया फिर? नहीं हम आप भी मत बोलिए, आर्गुमेंट मत करिए। सुनता ही नहीं किसी की। हम भी नहीं सुनते किसी की। मैं ना बोलता हूँ ना, मैं भी नहीं बोलता हूँ, नहीं सुनता हूँ। पता है सर भाई को, मैं तेज किसी के बाप की भी नहीं सुनता। आप लोगों की बहसबाजी क्यों हो रही है सर? क्या वजह हो रही है? कुछ नहीं, कोई चालान, ये चालान का था इनको। चालान किस वजह से काटा? अगर इन्होंने मास्क का यूज नहीं कर रखा था, मास्क लगा नहीं रखा था इन्होंने। चालान करवाने के लिए थोड़ी बहुत बहसबाजी चलती है, कोई भी चालान करवा के खुश नहीं होता है, लेकिन हाँ वो इन चीज को फॉलो भी नहीं करता है जो गवर्नमेंट ने हमारी गाइडलाइंस और नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए बोला है। तो ये बहसबाजी तो पार्ट ऑफ है, ये तो करते ही हैं लोग, क्योंकि उनको फील होता है कि ना फाइन खामखा में ले रही है पुलिस, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको आप फाइन मत समझिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं। हमें पुलिस जो है लगातार उन लोगों के चालान काट रही है करोलबाग में। इस पूरे इलाके के अंदर ये करोलबाग की मार्केट है और यहाँ पर जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे या फिर मास्क सही तरीके से नहीं लगा रहे, उनका चालान काटा जा रहा है। आज ये चालान 500 रुपये का है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस चालान को 2000 रुपये का कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन होना बाकी है। उसके बाद 2000 रुपये के चालान भी काटे जाएंगे। दिल्ली में ये सख्ती इसलिए हो रही है क्योंकि राजधानी में सिर्फ 1 महीने के अंदर कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से डरना क्यों जरूरी है, ये पिछले 7 दिनों के कोरोना ग्राफ को देखकर समझा जा सकता है। 13 नवंबर को 7800 से अधिक मामले आए,
14 नवंबर को दिवाली के दिन 7,340 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। 15 और 16 नवंबर को 4,000 से कम केस आने पर लगा कि हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा टेस्ट रिजल्ट कम आने की वजह से था। 17 नवंबर को कोरोना के नए केस का आंकड़ा फिर 6,400 के करीब पहुंच गया। 18 नवंबर को ये फिगर 7,500 तक पहुंच गई और 19 नवंबर को 7,546 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने से अस्पतालों पर भी प्रेशर है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल सरकार ने 42 प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए हैं। 90 प्राइवेट अस्पतालों के 60% जनरल बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो मरीज बढ़ते ही रहेंगे। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों के नंबर और भयानक हैं। दिल्ली में 7 दिनों में 709 मौत, यानी हर दिन औसत 101 मौत। दिल्ली में फिलहाल मास्क नहीं लगाने पर 2000 के जुर्माने का डर है। एमपी के उज्जैन में मास्क नहीं लगाने वालों को जेल में डाला जा रहा है। उज्जैन प्रशासन ने इसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में टेम्पररी जेल बनाई है, जहां बिना मास्क के लोगों को 10 घंटे कैद में रखा जा रहा है। उज्जैन की सड़कों पर जो भी बिना मास्क दिख रहा है, पुलिस उसे पकड़कर 10 घंटे अस्थायी जेल में डाल रही है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अभी भी मास्क नहीं लगाए हो दोस्त? अरे सर मास्क लेने गए यार। तो मास्क क्यों नहीं लगाए? सर काम पे से आया हूँ मैं तो। काम पे, लेकिन मास्क लगाना जरूरी है। चलो लगा लेंगे, अब आइंदा क्या है। तो अभी कहाँ ले जा रहे हैं मालूम है आपको? हाँ 10 घंटे के अस्थायी जेल में जा रहे हो आप। कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,88,018 केस सामने आए हैं, जबकि इस वक्त प्रदेश में 9800 एक्टिव केस हैं। एमपी में कोरोना से 3,129 लोगों की मौत हुई है। उज्जैन पुलिस और प्रशासन जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोरोना संक्रमण जो है जिसके चलते हो सकता है उन्हें बकायदा इस तरीके से 10 घंटे की अस्थाई जेल में ले जाया जा रहा है। और ये देखिए इस तरीके से जो बकायदा वैन्स हैं उसमें लोगों को उतारा जा रहा है जो मास्क नहीं लगाते हैं। और 18 जो टीमें हैं उज्जैन पुलिस की और प्रशासन की तरफ से वो लगी हुई हैं। इन 18 टीमों में जो लोग हैं वो लगातार जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हें ये पॉलिटेक्निक जो उज्जैन का है उसमें उसके जो ये अस्थाई जेल बनाया गया है उसमें उनको रखा जा रहा है। और ये देख रहे हैं एक के बाद एक उज्जैन जिले में जो कार्रवाई हो रही है। तकरीबन जो उज्जैन कलेक्टर के मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों को अब तक यहाँ पर जो है इस तरीके से अस्थाई तौर पर लाकर इस अस्थाई जेल में 10 घंटे के लिए जो है वो रखा जा रहा है। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए रात 9 बजे से 60 घंटे का कर्फ्यू लगाने का ऐलान हुआ है। विजय रूपाणी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू क्यों लगाया है, इसे हमारे संवाददाता निर्णय कपूर की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए 2 दिन का कर्फ्यू लगाना पड़ा है। शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 6 बजे तक। और मैं आपको बताता हूँ कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ मेरे पीछे आप नज़ारा देखिए, इस तरह के सीन लगातार आपको देखने को मिल रहे थे त्योहारों के टाइम पे भी, और अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितना रश है, कितनी भीड़ है, लोग एकदम लापरवाह हैं और इसी वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं पैनिक बाइंग के लिए निकल आए हैं। पता है कि सरकार सिर्फ 2 दिन के लिए एहतियातन कर्फ्यू लगाया, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ मार्केट जो है उसके बाहर लोग टेम्परेचर वगैरह जरूर चेक करने के लिए लोग रखे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं लोग लापरवाह हैं, कुछ पड़ी नहीं है उन्हें। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट के अंदर, अगर आप चल के देखें किस तरह का सीन आपको देखने को मिलेगा, उसी तरह की भीड़ भाड़, लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं, बिल्कुल लापरवाह, किसी प्रकार का उन्हें कोई भय नहीं है ऐसा लगता है। गुजरात में अब तक कोरोना के 1,92,820 केस सामने आए हैं। इस वक्त राज्य में कोरोना के 12,555 एक्टिव केस हैं और अब तक 3,827 लोगों की मौत हुई है। कोरोना कर्फ्यू के ऐलान से अहमदाबाद में जैसे पैनिक बटन दब गया, बाजारों में भीड़ उमड़ गई। ऐसे समय जबकि रिस्क हाई है कि कालू बाजार की तस्वीरें हैं, मार्केट में ऐसे भीड़ जुटाएंगे तो कोरोना को निश्चित तौर पर घर लाएंगे।
पटना में गंगा किनारे छठ पूजा हुई तो सरकार की गाइडलाइंस किराने रख दी गई। अर्घ देने के लिए ऐसे आपातपी मची कि सारी सोशल डिस्टेंसिंग गंगा में डुबो दी गई। न मास्क, न 2 गज की दूरी। पटना में किसी को याद नहीं रहा कि अभी कोरोना की नहीं है दवाई, भारी पड़ सकती है ऐसी लापरवाही। एनडीआरएफ के बोट से हम आपको दिखा रहे हैं पटना के अलग अलग घाटों की तस्वीर। ये पटना का कलेक्टेरिएट घाट है और यहाँ पर आप देखिए कितनी भीड़ है। पटना का कलेक्टेरिएट घाट काफ़ी महत्वपूर्ण घाट है और इस घाट को लेकर लोगों के मन में कई आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर पूजा करने से मन्नतें पूरी होती हैं और इसलिए जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है या जो मन्नत चाहते हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कितनी भीड़ है। ये पटना का कलेक्टेरिएट घाट, यहाँ पर गंगा नदी थोड़ी दूर आ गई है और इसलिए लोगों को पैदल चलकर आना पड़ता है, लेकिन इस घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पटना में 100 में से 95 लोग मास्क घर पर छोड़कर घाट पर आए। इंडिया टीवी के पटना ब्यूरो चीफ नीतीश चंद्रा ने ऐसे लोगों से बात की। आप भी देखिए उन्होंने कैसे कैसे बहाने बनाए। वो ले लिए सर बेटा हमको पहले। हाँ रखने से क्या होगा मामा? बेटा देखिए मोबाइल में फोटो खींच रहे थे ना, इसीलिए उतारा गया। आपका भी मास्क डर नहीं लगता कोरोना से? डर लगता है, ये टूट गया है मास्क। माता बेटा माता सब ठीक कर देंगे। डर कैसा? नहीं, डर नहीं लग रहा है। डर नहीं लगता? अभी तो पर्व टाइम चल रहा है तो डर कैसा? पर्व में कोरोना नहीं होगा? होगा, लेकिन मैं कोरोना छुट्टी पे गया है। आपको क्या लग रहा है? कोई डर नहीं है? मास्क कहाँ? मास्क अभी नहीं रखा हुआ है, हाथ में लिए हुआ है। किसी से भी आप पूछ लें, आप लोगों ने भी मास्क नहीं पहना है। मास्क इसको रखने से कोई फायदा है? नहीं, बैठे हुए थे तो पहन लिए। हाँ, घर पे भूल गए। डर नहीं लगता? कोरोना से डर लगता है? भूल गई। कोरोना चला गया? कोरोना खत्म हो गया? नहीं, कोरोना गया नहीं है, बस है, मास्क भूल गए। कोरोना ये मानेगा? कोरोना इस बात को समझेगा कि भूल गई थी इसलिए माफ कर दो? नहीं, कोरोना तो नहीं मान सकता क्योंकि वो बीमारी है। तो इसलिए आप दोनों ने गलती की है ना? हाँ, मैंने तो गलती की है, मुझसे गलती हुई है। ये कितने दिन का? ये 5 मंथ का है। 5 महीने के बच्चे को घाट पर लाना बहुत जरूरी तो नहीं होगा? नहीं, बहुत जरूरी तो नहीं था, बट बुजुर्गों को, बच्चों को ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हाँ, वो तो है, बट क्या करे वो। पूरे बिहार के आंकड़े की बात करें तो करीब 700 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख तक पहुंच गया है। 1200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद लोगों के मन में कोई डर नहीं दिखाई देता है। ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। और जिस तरह से चुनाव के बाद दीपावली के बाद छठ में भीड़ दिखाई दे रही है, संभव है कि अगले कुछ दिनों में इसका असर दिखाई दे सकता है। जैसा दिल्ली में और अहमदाबाद में दिखाई दे रहा है, संभव है कि पटना में भी, बिहार में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पटना से आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां उद्धव ठाकरे सरकार के आदेश से मस्जिदों के गेट खोल दिए गए। जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में भीड़ उमड़ पड़ी। हमने भिवंडी, भायखला और बांद्रा की मस्जिदों में जाकर देखा। भिवंडी में जामा मस्जिद के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के सारे प्रोटोकॉल ध्वस्त हो गए। मस्जिद के अंदर मास्क और 2 गज की दूरी थी, लेकिन मस्जिद के बाहर भीड़ बेपरवाह हो गई। पब्लिक तो आएगी, देखो पब्लिक इट इज ओवर क्राउडेड, बट वी आर मेंटेनिंग अ सोशल डिस्टेंसिंग। हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, 6 फीट की जगह कहीं 5 फीट हो गया होगा, बट सब जन ने मेंटेन किया है। बांद्रा के जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के इंतजाम दिखे। कोरोना गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा गया, लेकिन मस्जिद के बाहर यहाँ भी नमाजियों की भीड़ जमा हो गई। मुंबई में करीब 8 महीने के बाद पहली बार मस्जिद खुली। 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से उम्रदराज बुजुर्गों को मस्जिद आने की मनाही है। मस्जिदों के अंदर एहतियात भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एहतियात हर जगह जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और दवाई अभी बनी नहीं है। वैसे आपको बता दें, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे शायद उन्हें कोरोना के खतरे का अंदाजा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को भांप लिया है और इसलिए शिवराज सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है वो फैसला? छोटे से ब्रेक के बाद।